हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हेतमसर, झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, गुणक की अवधारणा। मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो 1930 के डिकेड्स में सबसे पहले आर.एफ. काहन ने दिया था और इसे एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर या रोज़गार गुणक के रूप में प्रस्तुत किया था। इसी कॉन्सेप्ट को जे.एम. कीन्स ने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक के लिए प्रयोग किया था। काहन का एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर या रोज़गार गुणक। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर है यह प्रारंभिक रोज़गार सृजन यानी एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होने पर उसके परिणाम स्वरूप होने वाले टोटल एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन को बताता है। आगे है कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या निवेश गुणक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ये हमें क्या बताता है कि इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस के बाद में इनकम में होने वाले चेंजेस क्या होते हैं, इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। यहाँ जो हम इन्वेस्टमेंट लेंगे वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेंगे, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में 1 इकाई वृद्धि होने से हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें टोटल कितना इंक्रीज होगा, इसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। हम ये देखते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट में वृद्धि की जाती है तो इनकम में उतनी वृद्धि नहीं होती है जितनी कि इन्वेस्टमेंट में हुई है, बल्कि इनकम में इन्वेस्टमेंट की वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होती है और यह इनकम में होने वाली वृद्धि जितने गुना अधिक होती है उसे ही मल्टीप्लायर या गुणक कहते हैं। कीन्स का जो मल्टीप्लायर का जो सिद्धांत या थ्योरी है उसमें इन्वेस्टमेंट तथा इनकम में संबंध स्थापित किया गया है, इसलिए कीन्स के मल्टीप्लायर को इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्वेस्टमेंट में होने वाले प्रारंभिक चेंजेस के बाद में इनकम में होने वाले फाइनल या अंतिम परिवर्तन के संबंध को बताता है। तो यहाँ हम देखें कि जो हमारी इनकम है वो कितनी बढ़ती है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका कई गुना बढ़ती है और जितने गुना बढ़ रही है वो ही क्या है, गुणक है। यानी डेल्टा वाई इजिकल टू क्या होगी, डेल्टा वाई का मतलब इनकम इंक्रीज कितना होगा, के इंटू डेल्टा आई। के हम यहाँ डिनोट करें मल्टीप्लायर को और डेल्टा आई है इन्वेस्टमेंट में चेंजेस को। तो डेल्टा वाई या जो इनकम है वो कितनी बढ़ती है, मल्टीप्लायर गुणा इन्वेस्टमेंट, के इंटू डेल्टा आई। तो मल्टीप्लायर क्या हो गया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। यानी मल्टीप्लायर क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी बढ़ गई है, ये है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम लिखते हैं 1/1 माइनस बी। यहाँ बी क्या है, एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। यहाँ हम देखें तो जो मल्टीप्लायर है और एमपीसी है उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जब एमपीसी या बी की वैल्यू बढ़ती है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ जाता है। एमपीसी बढ़ने पर मल्टीप्लायर बढ़ जाता है और एमपीसी के घटने पर मल्टीप्लायर है वो घट जाता है। यानी मल्टीप्लायर और जो एमपीसी है इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। अब हम आगे देखेंगे मल्टीप्लायर प्रोसेस यानी गुणक की प्रक्रिया। यहाँ हम देखें तो हम मान के चलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में 2 सेक्टर मॉडल ही है। 2 सेक्टर का मतलब एक तो हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा बिजनेस सेक्टर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो इनकम है वो C+I यानी कंजम्पशन के काम में आ रही है और उससे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमने पीछे देखा था किंजियन मॉडल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसमें हमने 2 सेक्टर मॉडल और 3 सेक्टर मॉडल को क्लियर किया था। 2 सेक्टर मॉडल में हमने हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर को लिया था
और 3 सेक्टर मॉडल में इन 2 के अलावा 3rd सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है उसको भी ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ मल्टीप्लायर प्रोसेस के लिए हम 2 सेक्टर मॉडल लेके चल रहे हैं। यहाँ हमने डायग्राम में वाई एक्सेस पे लिया है इनकम को और एक्स एक्सेस पे लिया है एग्रीगेट डिमांड को, यानी सी और आई को। हम एक्स एक्सेस पे लेफ़्ट से राइट चलते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, और वाई एक्सेस पे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो है सी प्लस आई से मिलके बना है, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो ओरिजिन से निकलती हुई 45 डिग्री की रेखा है जिसे इनकम लाइन भी कहा जाता है। ये है एग्रीगेट सप्लाई, यानी हमारी जो इनकम है वो या तो कंजम्पशन पे खर्च कर दी जाती है या सेव कर ली जाती है। 2 सेक्टर मॉडल में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ हम देखें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को एग्रीगेट सप्लाई कर्व E1 पॉइंट पे कट कर रहा है। E1 पॉइंट पे कट कर रहा है, और यहाँ इनकम लेवल जो है वो कितना है? OY1। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसको अगर हम बढ़ा देते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट में हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो C प्लस आई जो कर्व है उसमें डेल्टा आई और ऐड कर दें, यानी इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंज को और दिखा दें, तो हमारा कर्व जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, और ये C प्लस आई से C प्लस आई प्लस डेल्टा आई बन जाता है। तो यहाँ डेल्टा आई जो इंक्रीज हुआ है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट में चेंजेज है। तो इन्वेस्टमेंट में चेंजेज होने की वजह से हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व ऊपर शिफ्ट हो गया है, और अब ये एग्रीगेट डिमांड कर्व एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E2 बिंदु पर कट कर रहा है, और इनकम का जो लेवल है वो OY1 से बढ़ के OY2 हो गया है। यहाँ हम देखें तो हमारी जो टोटल इनकम कितनी बढ़ी है, यानी इन्वेस्टमेंट में चेंजेज होने की वजह से हमारी इनकम में कितना चेंजेज हुआ है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो इनकम में होने वाली टोटल जो ग्रोथ है उसको हम देखें तो डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा आई प्लस बी इंटू डेल्टा आई। यहाँ हम देखें कि डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो हमारी इनकम कितनी बढ़ती है, तो डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा आई, यानी शुरू में हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी? जितना हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। मान लीजिए हमने इन्वेस्टमेंट 100 से बढ़ाया है तो शुरू में हमारी इनकम भी कितने से बढ़ेगी? 100 से। यहाँ देखिए डेल्टा डायग्राम में डेल्टा आई, इतना हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है तो शुरू में हमारी जो इनकम है वो इतनी बढ़ी है, यानी इनकम में वृद्धि कितनी हुई है? इन्वेस्टमेंट के बराबरी। डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा आई, यानी हमारी इनकम में इंक्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही हुआ। तो फर्स्ट पीरियड में इनकम में होने वाला इंक्रीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर ही होता। अगर इन्वेस्टमेंट 100 के बराबर है तो हमारी इनकम भी फर्स्ट पीरियड में 100 ही बढ़ती है, प्लस बी इंटू डेल्टा आई। सेकेंड पीरियड में हम देखेंगे कि हमारी इनकम कितनी बढ़ेगी? बी यहाँ पे क्या है? MPC इंटू डेल्टा आई। डेल्टा आई है इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंज, तो अब इनकम कितनी बढ़ेगी? बी इंटू डेल्टा आई। बी मान लीजिए हम MPC की वैल्यू मान के चल रहे हैं 0.8 है, और हमारा डेल्टा आई या इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा था? 100 बढ़ा था, तो इनकम में इंक्रीज कितना होगा? 0.8 इंटू डेल्टा आई कितना? 100। 0.8 इंटू 100 यानी 80, यानी अब इनकम में इंक्रीज जो है वो 100 नहीं होगी बल्कि कितनी होगी? 80 के बराबर होगी। तो डायग्राम में देखिए इनकम में होने वाला जो इंक्रीज है, पहले तो था डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा आई 100 के बराबर, लेकिन अब इनकम इंक्रीज कम होता है और वो कितना होता है? बी इंटू डेल्टा आई, यानी 80 के बराबर बढ़ेगी। अगले पीरियड में हम चलें तो अब इनकम में इंक्रीज कितना होगा? बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है वो डबल होगी, यानी 0.8 से 0.64 इंटू डेल्टा आई कितना? 100। तो ऐसी कंडीशन में अब इंक्रीज इनकम में कितना होगा? 64 के बराबर। तो यहाँ हम देखें कि इन्वेस्टमेंट बढ़ने पर इनकम जो है
उसमें होने वाला जो परिवर्तन है वो इन्वेस्टमेंट की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो रहा है। यानी यहाँ देखिए, हमने इन्वेस्टमेंट तो कितना किया था, 100 किया था, लेकिन हमारी इनकम 100 तो शुरू में बढ़ गई, 100 प्लस 80 प्लस 64 प्लस 56 प्लस इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो इन्वेस्टमेंट में होने वाले चेंजेस की तुलना में इनकम में होने वाला चेंजेस कई गुना होता है, और जितने गुना ये चेंजेस होता है उसी को हम मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी यहाँ हम कहें तो क्या कहेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में एक इकाई वृद्धि करने पर नेट इनकम में ज्यामितीय श्रेणी से या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से इंक्रीज होता है। इस तरह से हम कहेंगे कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने से जो हमारी इनकम है उसमें इंक्रीज मल्टीप्लायर के बराबर होता है और कई सालों में जाके होता है। तो अब है सम ऑफ ज्योमेट्रिक पीरियड। हमने देखिए एक फार्मूला है S इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस आर। S तो यहाँ क्या है, सम है, A है इनिशियल टर्म यानी प्रारंभिक बिंदु, और R है कॉमन रेशियो या सार्वय अनुपात। यहाँ हम ये वैल्यूज़ रख दें, S की जगह हम रख दें डेल्टा वाई, A की जगह हमने क्या रख दिया, चेंजेस इन्वेस्टमेंट में हो रहे हैं सबसे पहले, तो डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस आर। R की जगह हमने रख दिया B या MPC। अब हम देखें तो डेल्टा वाई इजिकल टू डेल्टा आई अपॉन 1 माइनस बी। डेल्टा आई को हम इधर ले आए तो डेल्टा वाई के अपॉन में आ जाएगा, तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस बी। अब है इनकम में होने वाला इंक्रीज़ कितना है, डेल्टा वाई कितना है, तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा आई को इधर ले आएंगे तो इनकम में होने वाला इंक्रीज़ है वो कितना होगा, मल्टीप्लायर इनटू इन्वेस्टमेंट में होने वाला चेंजेज। इनकम में होने वाला चेंज कितना है, मल्टीप्लायर इनटू इन्वेस्टमेंट में जितना चेंज किया है इनके गुणा के बराबर इनकम में चेंजेज होगा। तो यहाँ 1 अपॉन 1 माइनस बी है, ये किसका फार्मूला है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। अब देखिए 1 माइनस बी, तो यहाँ हम बी की जगह क्या रख देंगे, MPC। हमने पहले किंजियन मॉडल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि हमारी इनकम जो है वो या तो कंजम्पशन पे खर्च कर दी जाती है या सेव कर ली जाती है। तो यहाँ देखिए MPC प्लस MPS इजिकल टू 1, यानी हमारी टोटल इनकम यदि 1 के बराबर है तो वो या तो कंजम्पशन पे खर्च कर दी जाएगी या सेव कर ली जाएगी। तो यहाँ हम देखें कि 1 माइनस MPC क्या हो जाएगा, MPS के बराबर। तो यहाँ हम फार्मूले में 1 माइनस MPC की जगह क्या रख सकते हैं, MPS रख सकते हैं। MPS क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग्स, यानी बचत की सीमांत प्रवृत्ति। अब हम यहाँ रिलेशन देखें तो MPC का अगर हम रिलेशन देखें तो जब MPC बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाता है, जब MPC कम होता है तो ये मल्टीप्लायर भी कम हो जाता है। लेकिन MPS और मल्टीप्लायर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब MPS की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है, जब MPS की वैल्यू कम हो जाती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू हाई हो जाती है, यानी MPS और मल्टीप्लायर में इन्वर्स रिलेशन पाया जाता है। तो यहाँ हम शॉर्ट में कहें तो ये मल्टीप्लायर किस पे डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर MPC की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। MPC ज़्यादा होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होगी, MPC कम होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब है यहाँ हम MPS की जगह स्मॉल s भी लिख सकते हैं। MPC की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, और मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लायर की वैल्यू जो होती है वो 1 से लेके इन्फिनाइट या अनंत तक जा सकती है। अब हम देखें कि अगर MPC की वैल्यू 0 है, यहाँ देखिए फार्मूले में अगर MPC की वैल्यू 0 रख दे तो 1 माइनस 0 इजिकल टू 1 ही होगा, तो 1 अपॉन 1, तो मल्टीप्लायर कितना हो गया, 1 के बराबर। यदि MPC 0 है तो मल्टीप्लायर जो है वो
1 के बराबर होगा। और ये मल्टीप्लायर की न्यूनतम वैल्यू है, क्योंकि मल्टीप्लायर 1 से लेके अनंत तक जा सकता है। और मल्टीप्लायर 1 का मीनिंग क्या है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट को 100 से बढ़ाया है तो हमारी इनकम भी 100 से ही बढ़ जाएगी। अब अगर MPC की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 - 1 क्या हो गया, 0। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनंत। तो जब MPC की वैल्यू 1 है तो मल्टीप्लायर इन्फिनाइट हो जाता है या अनंत हो जाता है। ये हमने पढ़ा है कीन्स का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब हम देखेंगे स्टैटिक मल्टीप्लायर क्या होता है। स्थैतिक गुणक, स्टैटिक मल्टीप्लायर है उसको लॉजिकल मल्टीप्लायर या तार्किक गुणक भी कहा जाता है। स्टैटिक मल्टीप्लायर में टाइम लैग नहीं होता है, यानी स्टैटिक मल्टीप्लायर में समय अंतराल को शामिल नहीं किया जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है वैसे ही इनकम में तुरंत वृद्धि हो जाती है, उनके बीच में कोई गैप नहीं रहता है। यहाँ हम इन्वेस्टमेंट कैसा लेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ही लेंगे। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होते ही हमारी इनकम में तुरंत ही वृद्धि हो जाती है। उस मल्टीप्लायर को हम स्टैटिक मल्टीप्लायर कहते हैं, यानी स्टैटिक मल्टीप्लायर में टाइम लैग को शामिल नहीं किया जाता है। डायनेमिक मल्टीप्लायर, प्रावेगिक गुणक, प्रावेगिक गुणक है उसमें टाइम लैग को शामिल किया जाता है। यानी जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया तो हम ये देखेंगे कि जो इनकम है वो तुरंत नहीं बढ़ जाती है। फर्स्ट पीरियड में इनकम कितनी बढ़ी है, सेकंड पीरियड में कितनी बढ़ी है, थर्ड में कितनी बढ़ी है। इस तरह से हम टाइम लैग को शामिल करते हैं और ये देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने की वजह से विभिन्न अवधियों में हमारी जो टोटल इनकम है वो कितनी इंक्रीज हुई है। हमने पीछे डायग्राम में भी देखा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाते ही इनकम जो है वो तुरंत नहीं बढ़ती है, बल्कि कैसे बढ़ती है, डेल्टा आई प्लस बी इंटू डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर इंटू डेल्टा आई, इस तरह से इनकम में इंक्रीज होता है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम में इंक्रीज का ये प्रोसेस चलता है। यानी हम एक संतुलन बिंदु E1 से लेके E2 बिंदु तक कैसे पहुँचे हैं, इस टाइम पीरियड को शामिल करते हैं, तो उसे हम डायनेमिक मल्टीप्लायर कहते हैं। यानी हम यहाँ कहें तो इनकम लेवल OY1 से OY2 तुरंत नहीं बढ़ा है, बल्कि विभिन्न अवधियों को इसमें शामिल किया गया है। तो डायनेमिक मल्टीप्लायर में क्या होगा, इसमें एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुँचने के प्रोसेस को भी स्पष्ट किया जाता है। यानी इसमें टाइम पीरियड को शामिल किया जाता है। जब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाता है तो विभिन्न टाइम पीरियड में इनकम में होने वाला इंक्रीज कितना है उसको ज्ञात करते हैं, उसे डायनेमिक मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम बढ़ गई, लेकिन टाइम लैग कैसे है कि जब इनकम बढ़ गई है तो हमारा जो कंजम्पशन है वो तुरंत नहीं बढ़ता है, बल्कि धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि इस प्रेजेंट या करंट का जो कंजम्पशन है वो हो सकता है कि प्रीवियस इनकम या पिछले साल की इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो डायनेमिक मल्टीप्लायर है उसमें टाइम लैग को शामिल किया जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से विभिन्न अवधियों में आय में होने वाली टोटल इंक्रीज कितनी है, इसे देखा जाता है। अगला मल्टीप्लायर है सुपर मल्टीप्लायर या कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर, सुपर गुणक या जटिल गुणक। यह कॉन्सेप्ट है वो J.R. हिक्स ने दिया था। इसमें सुपर मल्टीप्लायर में क्या देखा जाता है कि जब हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी स्वायत्त निवेश में 1 यूनिट का अगर इंक्रीज़ किया है तो जो नेशनल इनकम है उसमें होने वाली ग्रोथ कितनी है उसे दिखाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट नेशनल इनकम के ऊपर भी निर्भर करे। यानी यहाँ हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ किसको लिया है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को भी लिया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम पर भी डिपेंड करे। तो यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्रेरित निवेश भी साथ में आ गया। इन दोनों को हम डायग्राम से भी देखें, वाई एक्सिस पे हमने लिया है नेशनल इनकम और एक्स एक्सिस पे हमने लिया नेशनल इनकम और वाई एक्सिस पे हमने लिया है इन्वेस्टमेंट।
तो आई ए जो लाइन है वो बता रही है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को, यानी इनकम का लेवल चाहे कम हो या ज़्यादा हो, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमेशा फिक्स ही रहता है। आगे हम देखते हैं ई वाई जो कर्व है वो प्रेरित निवेश या इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को बता रहा है। वो ये लाइन ये शो कर रही है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चला जाता है। सुपर मल्टीप्लायर को कंपाउंड मल्टीप्लायर भी कहा जाता है। अब हम इसे इक्वेशन से देखते हैं सुपर मल्टीप्लायर को। हमारे पास इनकम है वो सी प्लस आई कंजम्पशन के काम में ली जाती है और इन्वेस्टमेंट के काम में ली जाती है। जो कंजम्पशन फंक्शन है हम पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं उनमें देख चुके हैं। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, किंजियन की जो थ्योरी है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की, उसमें हमने इनको डिटेल से पढ़ा है। तो यहाँ हम देखते हैं सी क्या है, ये कंजम्पशन फंक्शन है। ये क्या है, ए प्लस बी वाई। ए तो क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ए की वैल्यू ये बता रही है कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ कंजम्पशन ज़रूर करता है। जिंदा रहने के लिए व्यक्ति कुछ ना कुछ वस्तुओं को काम में ज़रूर लेता है। प्लस बी वाई, बी वाई यहाँ पर बी क्या है, एमपीसी या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। अब है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हम दोनों तरह के इन्वेस्टमेंट को शामिल कर रहे हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। आई ए है वो है स्वायत्त निवेश, ई वाई है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या प्रेरित निवेश। यहाँ हम देखें तो ई क्या है, ई है एम पी आई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट, निवेश की सीमांत प्रवृत्ति। एम पी आई कैसे निकालते हैं कि एक इकाई अगर हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज होगा, इसे एम पी आई बताता है। यानी एम पी आई क्या हो जाएगा, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ हमने इक्वेशन में दो चीज़ देखी, बी है एम पी सी और ई है एम पी आई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को इसमें रख दें। सी की जगह हमने रख दिया ए प्लस बी वाई, आई की जगह रख दिया आई ए प्लस ई वाई। अब वाई वाले जो टर्म है उनको हम इधर ले आए, वाई माइनस बी वाई माइनस ई वाई। तो इधर राइट हैंड साइड में बच गया ए प्लस आई ए, वाई कॉमन ले लिया तो 1 माइनस बी माइनस ई इजिकल टू ए प्लस आई ए। अब y इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी माइनस ई को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे और आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले में हमने इसको a से मल्टीप्लाई कर दिया और आगे हमने आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में अगर इनकम का अवकलन लें तो डी वाई बाई डी आई ए इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इधर क्या बचा, स्वायत्त निवेश के रिस्पेक्ट में अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो ये 1 हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 माइनस बी माइनस ई, यानी डी वाई बाई डी आई ए। ये क्या है, ये सुपर मल्टीप्लायर है। ये किसके बराबर है, 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस ई। यानी 1 माइनस बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एम पी सी, और ई की जगह एम पी आई। तो सुपर मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी माइनस एम पी आई। ये तो क्या है, जनरल इन्वेस्टमेंट जो मल्टीप्लायर हमने पढ़ा है उसके बराबर ही है। उसमें से हमने और क्या माइनस कर दिया है, माइनस एम पी आई। अब हम यहाँ 1 माइनस एम पी सी की जगह क्या रख सकते हैं, एम पी एस माइनस एम पी आई। तो सुपर मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एम पी एस माइनस एम पी आई। यहाँ हम देखें जो सुपर मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू सिंपल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की तुलना में अधिक आती है। हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या देखा था, 1 अपॉन एम पी एस, 1 अपॉन एम पी एस। सुपर मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या है, 1 अपॉन एम पी एस माइनस एम पी आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमने देखा था कि एम पी एस और जो मल्टीप्लायर है उन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। जब एम पी एस की वैल्यू बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कम होती है, और जब एम पी एस की वैल्यू कम होती है तो
इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हम देखें, यहाँ अगर MPS की वैल्यू कम है तो क्या होगा, सिंपल जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो बढ़ जाएगा। इसके कंपैरिजन में सुपर मल्टीप्लायर में हम देखें MPS की वैल्यू कम है, लेकिन उस कम वैल्यू में से भी हमने किसको माइनस कर दिया है, माइनस MPI। तो MPS में से MPI को घटा दिया तो ये नीचे की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ये वैल्यू ज़्यादा कम हो गई तो ये जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सिंपल जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसके कंपैरिजन में सुपर मल्टीप्लायर की वैल्यू अधिक होती है। थैंक्स सभी को।